Of LLB second year, good morning. In the series of lecture on fundamental right, especially on Article 19(1)(a), that is freedom of speech and expression, we are continue discussing the various cases decided by the Supreme Court in the line of the expanding the scope of fundamental right of speech and expression. And in this series, now there are some cases again you will see on this slide. Number one is a case that is K.A. Abbas versus Union of India. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि प्री सेंसरशिप ऑफ फिल्म इज जस्टिफाइड अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2। हालांकि इससे पहले ये डिसाइड किया जा चुका था कि जो एग्जीबिशन ऑफ फिल्म है वो एक फंडामेंटल राइट है, और लेकिन वो फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। तो के अब्बास में एक केस आया जिसमें कि जैसा कि आप जानते हैं, एक जो फिल्म वगैरह बनती है तो उसमें एक सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 होता है, जिसके अंतर्गत की फिल्म को देखने के बाद उसमें उसको सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप फिल्म देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि वहाँ पे एक सर्टिफिकेट लगा होता है, यू सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट या ए यू सर्टिफिकेट। तो अलग अलग सर्टिफिकेट है, यानी यू सर्टिफिकेट अगर इट मीन्स इट कैन बी सीन बाय व्यू बाय ऑल। अगर ए सर्टिफिकेट लगा इट मीन्स ओवर 18 एडल्ट फिल्म है, और इसी तरह से ए और यू दोनों लगा हुआ है, इट मीन्स कि इसमें कुछ सीन्स जो है वो एडल्ट्स है। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज में दिए जाते हैं। तो जो के अब्बास हैं उन्होंने एक टेल ऑफ 4 सिटीज की स्टोरी बनाई, और उस स्टोरी को फिल्म सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया और उसको उन्होंने चैलेंज किया। उस फिल्म में कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रूअल सीन थे। उस बेसिस पर जो सेंसर बोर्ड है उन्होंने उसको ए सर्टिफिकेट दिया था कि इसमें बहुत ज़्यादा हिंसा दिखाई गई है। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर कोर्ट ने ये कहा कि भाई राइट तो है फिल्म एग्जिबिट करने का या टीवी पर सीरियल दिखाने का, लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। और 19 सब क्लॉज 2 के आधार पर अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं या सर्टिफिकेट दिए गए हैं तो वो जस्टिफाइड है। यानी कि के अब्बास के फिल्म से ये जजमेंट से ये बात निकल के आ गई कि राइट टू एग्जिबिट फिल्म्स और और सीरियल्स ऑन दूरदर्शन is a fundamental right under Article 19(1)(a), but it is not absolute right. It is subject to condition under the grounds given under Article 19 सब क्लॉज 2। इसी तरह से एक नेक्स्ट केस आप देख रहे होंगे कि एक ओडिसी कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का केस आया 1988 में। इसमें टू एग्जिबिट फिल्म और दूरदर्शन सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन इज अ फंडामेंटल राइट। यानी दूरदर्शन पर जो फिल्म दिखाया जाना है तो उसमें भी कोई एब्सोल्यूट राइट की मांग नहीं कर सकता कि मुझे फिल्म दिखाना है तो दूरदर्शन मना नहीं कर सकते। फिल्म दिखाना बिल्कुल राइट है, लेकिन जो दूरदर्शन के टर्म्स एंड कंडीशन है उसके वो ओवरलैप करेगा, वो ओवरराइड करेगा, उसके अंडर रहते हुए ही आप फिल्म का प्रदर्शन दूरदर्शन पर कर सकते हैं। तो ये इससे भी ये साबित होता है कि जो 19(1)(a) के राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। इसी तरह से कुछ और भी केसेस हम देखते हैं, जैसे एक केस सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल का केस है 1995 का। तो इस वक्त क्या हुआ कि पहले यहाँ पे जो मैचेस होते थे उसमें दूरदर्शन उस मैच को टेलीकास्ट करता था, लेकिन ये जो 95 का मामला है ये विदेश में मैच हो रहा था, मेरे ख्याल से शायद चैंपियन ऑफ चैंपियन का मामला था, और उसमें दूरदर्शन जो है वो टेलीकास्ट उसकी नहीं कर रहा था। तो कारण ये कि उसकी जो मार्केटिंग राइट्स हैं वो किसी दूसरे कंपनी को बेचे गए थे, और दूरदर्शन वो उसकी मार्केटिंग राइट्स नहीं खरीद पाया था, इस कारण से इसको टेलीकास्ट नहीं किया जा रहा था।
बाद में क्रिकेट बंगाल एसोसिएशन जो है वो कोर्ट में गई और उन्होंने कहा कि एटलीस्ट इंडिया के जो मैचेज हैं उसको टेलीकास्ट किया जाए, और इस पर हियरिंग हुई और उसमें का बड़ा ये अच्छा जजमेंट था। कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नमेंट हैड नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मोनोपोली नहीं है कि वो जो मर्जी आए दिखाए और जो मर्जी आए न दिखाए। सेकेंड चीज कि सिटीजन हैज राइट टू टेलीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट टू व्यू लिसन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टेलीविजन एंड रेडियो इज अंडर आर्टिकल 19(1)(a। तो जहां पर स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है वहीं पर राइट टू व्यू भी है, राइट टू लिसन भी है। तो इसलिए फिर गवर्नमेंट ने एडवाइस किया, कोर्ट ने एडवाइस किया एक तरह से, और बाद में उस मैच का टेलीकास्ट इनको फर्दर करना पड़ा मार्केटिंग राइट्स खरीद कर। तो इस तरह से एक बड़ा डायनेमिक चेंज वाला ये जजमेंट था, और जिसके बाद की लगभग सभी मैचेज चाहे वो किसी भी जगह पे हो, खैर अब तो प्राइवेट चैनल्स आ गए हैं तो दूरदर्शन की बाध्यता नहीं है, और अब जो है बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि उसको टेलीकास्ट करते हैं। हाँ, उसके फीस लगते हैं जरूर, आप चैनल परचेज करेंगे तो उसके एक्स्ट्रा कॉस्ट देने पड़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट राइट आपके वायलेट नहीं हो रहे हैं। अगर आप मैच देखना चाहते हैं तो कहीं भी वर्ल्ड में मैच हो रहा है आप उसको देख सकते हैं। दो केसेस और देख लेते हैं, जो वैसे तो केसेस बहुत सारे हैं लेकिन मैंने उन्हीं केसेस को केवल उठाया जो बहुत ज़्यादा टचिंग है। एक यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल का केस है, जिसमें कि राइट टू फ्लाई ऑफ नेशनल फ्लैग फ्रीली विद रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी इज अंडर 19(1)(a ये डिक्लेयर किया गया। यानी अगर 2004 से पहले जो नेशनल फ्लैग्स हैं वो केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ही उसको फ्लैग होस्टिंग की जाती थी या फ्लरिंग की जाती थी। इंडिविजुअल पर्सन अपने घर में उसकी फ्लैग होस्टिंग या फ्लैग फ्लरिंग नहीं कर सकता था। उस पर भी एक एक्ट है, फ्लैग एक्ट है, और फ्लैग एक्ट के कुछ नियम कानून है, और उस नियम कानून के पालना करते हुए ही फ्लैग होस्टिंग या फ्लरिंग की जा सकती है। अगर उसकी पालना आप नहीं करते हैं तो वो एक ऑफेंस भी है। तो बाद में इसमें 2004 में नवीन जिंदल ने केस फाइल किया था, उस पर ये जजमेंट हुआ और उन्होंने कहा कि भाई जो फ्लैग होस्टिंग है ये एक तरह से मैनिफेस्टेशन ऑफ व्यूज है, हमारे जो राष्ट्र के प्रति हमारी कृतज्ञता है, राष्ट्र के प्रति हमारा जो प्रेम है उसका एक तरह का मैनिफेस्टेशन है, इसलिए ये मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन है और इस कारण से 19(1)(a के अंतर्गत आता है। तो इस पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जा सकती। हाँ, कंडीशंस जरूर है। कंडीशन ये है कि फ्लैग एक्ट के जो नियम है उसको फॉलो करना होगा। तो उसमें विथ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी एक वर्ड है कि जो फ्लैग है उसकी पूरी रेस्पेक्ट होनी चाहिए और उसकी डिग्निटी होनी चाहिए। फ्लैग के लिए क्या रेस्पेक्ट है, क्या डिग्निटी है, या आप फ्लैग एक्ट पढ़ सकते हैं, उसमें सारी चीजें डिटेल दी गई है, बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं, कभी अलग से इसकी चर्चा करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है, जो आज की तारीख में तो एटलीस्ट सबको जानना चाहिए। ये केस थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा दूं आपको, सबको ध्यान होगा। बाला साहब ठाकरे की डेथ हुई थी तो उस पर ये श्रेया सिंघाल नाम की जो लड़की थी उसने फेसबुक पर कुछ कमेंट किए थे, और उस कमेंट के कुछ ही समय के बाद कुछ पुलिस जाकर श्रेया सिंघाल को अरेस्ट कर लिए। हालांकि बाद में कोर्ट ने उसको बेल दे दिया, लेकिन बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस आईटी एक्ट 2005 के सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। क्यों कर दिया? इसमें जो एडवोकेट्स की ओर से तर्क दिए गए थे उसमें यह कहा गया कि जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है, तो फेसबुक और ट्विटर और ये जितने भी सोशल मीडियाज आ गए हैं, सोशल मीडियाज पर व्यू या कमेंट करना ये भी आर्टिकल 19(1)(a के अंतर्गत एक पार्ट है, यानी राइट है। तो 19(1)(a का पार्ट है राइट होने के कारण, और इस राइट पर जो ऑब्जेक्शन लगाए जा सकते हैं वो केवल 19 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत ही लगाए जा सकते हैं, और ये जब 19(2) के अंतर्गत कोई एक्ट प्रूफ हो जाएगा तभी ये पनिशबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो केवल 66A पर पोस्ट होते ही वो ऑफेंसिव बताया गया था। तो इस कारण से इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया जजमेंट दिया और ये कहा कि जो 66A है वो बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिवली आर्बिट्ररी है और एक्सक्लूसिवली एंड
डिसएप्रोप्रिएशनली इनवैलिड है। तो ये पुलिस को एक तरह से मनमाना अधिकार देती है और इसलिए ये इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कंटिन्यू बहुत सारे केसेस आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केस दर केस एक तो 19(1) के 1A के स्कोप को बहुत वाइडर कर दिया, बहुत सारी चीजें आ गई इसमें। तो अब आज की तारीख में अगर हम देखें तो किसी भी तरह का स्पीच देना, मैगजीन प्रकाशित करना, अखबार प्रकाशित करना, कार्टून बनाना, सीरियल बनाकर दूरदर्शन या किसी भी चैनल पे उसको प्रसारित करना, फिल्म बनाना, फिल्म का ओपनिंग करना, ये सारी चीजें 19(1) के अंतर्गत आता है। इवन आज की तारीख में जितनी भी सोशल मीडिया पे हम एक्सप्रेशंस देते हैं वो सारी 19(1) में कवर होता है। हाँ, ये जरूर है कि इन सारे केसेस को देखने के बाद और उसके कमेंट्स को सुनने के बाद आपको ये भी लग गया होगा कि इसके जो ट्रेंड्स हैं वो ये है कि दिस राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। 19(1) के स्कोप को बहुत ज्यादा वाइडर तो किया है, लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। और अगर एब्सोल्यूट नहीं है तो रेस्ट्रिक्शंस क्या है? रेस्ट्रिक्शंस के लिए 19 सब क्लॉज 2 देखना होगा। 19 सब क्लॉज 2 में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उन ग्राउंड्स के आधार पर इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है किसी भी हालत में। इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कि डिमॉन्स्ट्रेशन, पिकेटिंग, स्ट्राइक्स, जो धरना प्रदर्शन इत्यादि किया जाता है वो उसका क्या स्टेटस है, वो भी एक राइट है या नहीं है राइट। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो राइट टू गो ऑन स्ट्राइक यानी हड़ताल पे जाना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत नहीं आता, यानी फंडामेंटल राइट ये नहीं है। हाँ, आप डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी डिमॉन्स्ट्रेशन तक तो उन्होंने जस्टिफाइड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में, जो केस था टी.के. रंगराजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का केस था, उसमें गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था। और इसके अलावा बहुत सारे केसेस इसी बेसिस पर है। एक ओके घोष का भी केस था, उसके बाद एक कमलेश्वर प्रसाद का भी केस था। ये सारे केसेस हैं, इन सारे केसेस को यहाँ मेंशन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेशन पिकेटिंग पे बहुत सारे केसेस आ चुके हैं और जो फाइनल वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का वो यही है कि धरना तक तो मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है, लेकिन अगर उससे बाहर जाकर आप स्ट्राइक पे जाते हैं तो वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि वो लेबर लॉ के रूल्स से गवर्न होंगे। तो इसलिए और इसी तरह से एक केस और बड़ा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वर्सेस भारत कुमार। इस भारत कुमार के केस में ये भी बड़ा लैंडमार्क जजमेंट था। ये 1998 का केस था ये, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो बंद करते थे, पहले अक्सर जो है भारत बंद, स्टेट बंद, इस तरह के कॉल्स होते थे प्राइवेट निजी ये पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। और उन्होंने कहा कि इससे जो है जो आम जनता है उसके राइट्स वायलेट होते हैं। तो ये कहा कि देयर वाज नो राइट टू कॉल और एनफोर्स बंद which inferred with the exercise of fundamental freedom of other citizen in addition to casual national laws in many ways। यानी अगर आप बंद बुलाते हैं, बंद का आह्वान करते हैं, तो इस बंद के कारण जो आम सिटीजन्स हैं उनके राइट्स पर, उनके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं। तो इसके पहले और भी कुछ जजमेंट्स हैं जो हम 21 वगैरह देखेंगे तो वहाँ देखने में आएगा कि कोर्ट ने जब भी ऐसा कभी कोई मामला आया जिसमें कि किसी इंडिविजुअल के राइट की बात है और जहां मास के राइट के बीच में क्लैशेस है, तो कोर्ट ने हमेशा मास लेवल पे जो राइट्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया है और इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को सप्रेस किया है। तो अगर केवल इंडिविजुअल पर्सन के फंडामेंटल राइट का मैटर है जब तो कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल वर्सेस फंडामेंटल राइट ऑफ मास का मैटर जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट ऑफ मासेस को प्रोटेक्ट किया है। तो बंद और स्ट्राइक ये भी लगभग इसी तरह का एक है कि अगर बंद किया जाता है तो बंद करने वाले कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग होते हैं और उसका जो खामियाजा है वो एक आम पब्लिक को भुगतनी पड़ती है। तो इस कारण से इसको कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया।
इसके अलावा 1901 के अंतर्गत कुछ पुराने केसेस भी हैं, जैसे मेनका गांधी का केस था, तो उन्होंने कहा कि 1901 के अंतर्गत जो ज्योग्राफिकल बैरियर्स हैं वो नहीं आते हैं, यानी अगर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है तो वो भारत में है और भारत से बाहर भी है। तो किसी को अगर बाहर स्पीच देने जाना है तो उसे इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि वो स्पीच बाहर नहीं दे सकता। अगर उसे बुलाया जाता है तो बेशक वो बाहर जाके भी स्पीच दे सकता है। तो इस तरह से डियर बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे केसेस हैं और सारे केसेस को लाइन टू लाइन डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, हालांकि मैंने बहुत कुछ मटेरियल आपको दे दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रेस्ट्रिक्शंस देखेंगे, 19 सब क्लॉज 2 के प्रोविजंस देखेंगे कि वो कौन से ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पर कि 19 सब क्लॉज 1 में जो स्पीच एंड एक्सप्रेशंस के राइट्स दिए गए हैं उस पर रोक लगाए जा सकते हैं। बहुत सारे केसेस पे भी है कि इसे चैलेंज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे एग्जामिन किया है कि जो रोक लगाई गई है वेदर इट इज जस्टिफाइड और नॉट। अगर जस्टिफाइड है तब तो उस रोक को सुप्रीम कोर्ट ने माना है, और अगर नहीं जस्टिफाइड सुप्रीम कोर्ट की नजर में है तो उसके ओवररूल्ड भी किया है। तो इस तरह से 19 सब क्लॉज 2 के प्रोविजंस को देखने के बाद और उसके जजमेंट्स को देखने के बाद हम ओवरऑल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि 19(1) ए के राइट्स की पैराफेरी क्या है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।